पुश करना पड़ेगा आपको। चलो। तो वहां पर तमाम जो विपक्षी पार्टियों के सांसद हैं, इंडिया गठबंधन के सांसद, इसके घटक दलों के, इसके अलावा और भी सांसद हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं, इस नए विधेयक का विरोध कर रहे हैं। इस विधेयक के जो प्रावधान हैं उसमें तमाम खामियां हैं और विपक्षी सांसदों का कहना है कि गरीबों का रोजगार छीना जा रहा है। उनको जो 100 दिन का रोजगार आज से 20 साल पहले इस मनरेगा के जरिए दिया गया था। इसके अलावा सरकार, केंद्र सरकार अपना दायित्व कम करने जा रही है, अपनी जो उसकी जो जिम्मेदारी है उसको राज्यों पर थोपने की कोशिश कर रही है। चूंकि इस योजना में 40% का जो आर्थिक बोझ है वो राज्यों पर जाएगा। अभी तक राज्यों के ऊपर केवल 10% का उस पर जिम्मेदारी होती थी। तो इसको लेकर भी विरोध हो रहा है और सबसे बड़ी बात तो ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर महात्मा गांधी का नाम इस योजना से क्यों हटाया जा रहा है। तो अब इसको लेकर अब चर्चा का जब जवाब देंगे सरकार, कृषि मंत्री देंगे या फिर शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कल ये कहा भी था कि क्यों हटाया जा रहा है। यह जब बिल पेश करते समय उन्होंने हालांकि ये कहा था कि महात्मा गांधी को वो लोग दिल में रखते हैं, लेकिन ये जवाब नहीं दे पाए कि आखिर उस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटा क्यों रहे हैं। अब हो सकता है आज जब इस चर्चा पूरी होने के बाद जब जवाब दें तब फिर वो शायद ये बताएं कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा दिया गया। हाँ, बिल्कुल ये बता सकते हैं कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया। हालांकि जब बिल प्रस्तुत किया जा रहा था, उसको प्रस्तावित किया जा रहा था, तो उस समय उनका कहना था शिवराज सिंह जी का कि भाई ये तो बापू तो हमारे दिल में बसते हैं, हमने तो बहुत कुछ किया है और नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, हम तो इसको काम को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके तर्क उन्होंने दिए थे। तो वही तर्क जो है वो इसी तरीके के वो आज भी देते हुए दिखाई देंगे, ऐसा लगता है। लेकिन कल रात, आधी रात जिस तरीके से संसद में खूब जबरदस्त हंगामा हुआ है, इसी को लेकर आज सुबह तक प्रदर्शन संसद में हो रहा है, संसद के बाहर भी प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि कल रात जो था वो चर्चा अधूरी रही और आज चर्चा का जवाब देना जारी रहेगी और आज जवाब देंगे मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान, उसका जवाब देंगे। लेकिन जिस तरीके से इस पे हंगामा हुआ, ये एक समझा जा सकता है कि विपक्ष इसको इतनी आसानी से मानने को तैयार नहीं है और ये मांग की जा रही है कि इस बिल को स्थायी समिति के पास भेजा जाए। जी बिल्कुल, इसको स्थायी समिति के पास भेजने की जब बिल पेश किया गया तभी विपक्षी सांसदों ने ये मांग की। लेकिन अब इस पर चर्चा के बाद निश्चित तौर पर सरकार चाहेगी कि विधेयक पास हो। लेकिन जिस तरह से चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने आपत्ति जताई, उसको लेकर यह दिखाई पड़ रहा है कि इस पर केवल बीजेपी, सरकार में भी केवल बीजेपी के अलावा शायद दूसरी पार्टियां संतुष्ट नहीं है जो कुछ भी इसके प्रावधान किए जा रहे हैं और जिस तरीके से महात्मा गांधी का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम इस योजना से हटाया जा रहा है। राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, क्यों विपक्ष को आपत्ति है इस विधेयक पर, सुनते हैं उनको। ये देखिए, मनरेगा का बदलने का या नाम बदलने का नहीं है, ये अपने हकूक है, राइट टू वर्क। ये जो हक हमने दिया था उस हक को छीन ले रहे और जो हक को छीन लेता है आज वो डिमांड ड्राइवन, यानी उनको जब चाहे वो देंगे, नहीं तो नहीं। और ये कहेंगे कि भाई कोई मांग रहा नहीं इसलिए नहीं दे रहे, तो ये लोगों के राइट को छीन रहे, हक को छीन रहे। ये मुद्दा बहुत बड़ा है और गरीब लोगों के लिए, खास करके जो पिछड़े दलित काम करते थे और इवन अदर कम्युनिटीज, उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इसके लिए हम लड़ेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे और सारे स्टेट में और सारे जिले में इसका आंदोलन होगा। सर, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस सिर्फ महात्मा गांधी का नाम लेती है। अरे नाम का क्वेश्चन नहीं भैया, महात्मा गांधी का तो नरेगा के बाद नाम लगा। क्वेश्चन ऑफ राइट।
तो नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये लोगों के, गरीबों के जो रोजगार का अधिकार दिया गया था इस कानून के जरिए, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये इसके तहत जो रोजगार का अधिकार था उसकी संख्या, उसके दिनों की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिनको लेकर आलोचना हो रही है। और नाम जिस तरीके से इसको जी राम जी किया गया है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बहुत हास्यास्पद सा नाम है कि केवल RAM जोड़ने के लिए उसको आधा अंग्रेजी और आधा हिंदी नाम किया गया है। रोजगार और उसको कौशल कर दिया गया है जिस तरीके से, यानी उसको कुछ शब्द उसके अंग्रेजी के लिए लिए गए हैं, कुछ है हिंदी के। यानी एक तरीके से विपक्ष का यह भी कहना है कि राम के नाम का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। और राम के नाम का मजाक अमलेंदु जी कल दिखाई पड़ा लोकसभा में भी कि बीजेपी के लोग किस तरह से उड़ा रहे हैं और बाकी लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। वो विजुअल भी हम लोग दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल 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 समीर जी, वो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से बीजेपी के सांसद हैं अजय भट्ट, उत्तराखंड से आते हैं, वो किस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मजाक उड़ा रहे हैं। और तमाम भाजपा के सांसद जो है वो हंस रहे हैं खिलखिला के। मतलब ये इतने बेशर्म लोग हैं, ये यही शब्द कहा जाए कि और किसी हिंदू का खून नहीं खोला इस पे। ये भी बड़े सब बैठे हुए हैं कि देख लेते हैं एक बार कहा क्या उन्होंने और किस तरीके से उसका बाकी लोग उनके उस बयान का, उस हास्यास्पद सी बात का समर्थन कर रहे हैं। और इधर जी राम जी का विधेयक इसलिए लाया गया कि उसमें RAM शब्द जोड़ा जाए, यानी वहां भी इस एक तरीके से मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है। सुनते हैं, वो देखते हैं अजय भट्ट ने, जो लोकसभा में के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इस चर्चा के दौरान कहा क्या था। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर उठा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है। तो ये और बाकी लोग के उसका पूरा समर्थन कर रहे हैं। अब ये उनकी बहुत ज्यादा आस्था होती तो इस तरह से हंसी के उसमें भाव में ना कह रहे होते अमलेंदु जी, या फिर वो मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल मजाक उड़ा रहे हैं समीर जी, और हंस भी रहे हैं तो भी मजाक उड़ा रहे हैं। ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि उनका जो कहने का तरीका है और जिस तरीके से वो हंस के इसको मतलब टालने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि वो मजाक ही उड़ा रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। यानी आपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मजाक की वस्तु बना के रख दिया। और ये भाजपा के सांसद कर रहे हो, बाकी सब सांसद हंस रहे हैं, खिलखिला के हंस रहे हैं। अनुराग ठाकुर बैठे हुए खिलखिला के हंस रहे हैं। तो ये सब कितने राम विरोधी हैं, रामद्रोही हैं समीर जी, ये भाजपाई, ये साफ समझ में आ रहा है अजय भट्ट की इन करतूतों से, जिस तरीके से संसद के अंदर बोल रहे हैं अजय भट्ट। जी बिल्कुल, उसको लेकर कि क्या वहां पर एक तरीके से इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। और जो नाम बदला गया है उसको भी उसी तरीके से देखा जा रहा है कि महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए उसमें RAM राम शब्द को लाने की जबरन कोशिश की गई ताकि सवाल न उठने पाए। लेकिन उस पर भी सवाल उठ ही रहे हैं कि महात्मा गांधी का नाम क्यों बदला जा रहा है। प्रदर्शन हो रहा है संसद में, लेकिन इस पर विपक्ष बहुत मुखर है और इसका विरोध कर रहा है। इसलिए भी विरोध कर रहा है, उसका आरोप है कि एक तो राज्यों पर बोझ बढ़ा रही है केंद्र सरकार, अपनी जिम्मेदारी राज्यों पर टाल रही है, और दूसरी ओर इसके जरिए जो लोगों को कानून, एक रोजगार का अधिकार मिला हुआ था, उस रोजगार के अधिकार को खत्म कर रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद, उनको भी सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने इस विधेयक को लेकर। देखिए, जी राम का कोई विरोध नहीं है, राम तो सर्वोपरि है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारा तो जन्म ही वहीं हुआ है, पैदाइश ही हुई है। और हम और सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, सरजू माँ की कृपा से और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी की कृपा से हम यहाँ आए हैं। तो हमारे तो राम सर्वोपरि है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग राम के नाम पर व्यापार करते हैं, राम के नाम पर राजनीति करते हैं, और राम के नाम पर क्या कहे थे चुनाव में 24 में, हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, ये था चुनाव में 24 में। तो राम तो अवधेश प्रसाद को लाए। तो राम सर्वोपरि है, राम किसी एक पार्टी के नहीं है, राम तो विश्व के
कल्याण के लिए बहुत दिन पहले आए हैं, तो राम का कहीं विरोध नहीं है। ये तो इनकी सोच है। और मनरेगा का जहां तक सवाल है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो नाम हटाने का है, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान नहीं है, देश की आजादी का अपमान है। क्योंकि बापू शब्द, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ये राष्ट्र के पिता, तो राष्ट्र का अपमान है। बापू के नाम को हटाने का राष्ट्र का अपमान है और राम का कहीं कोई विरोध नहीं। राम का विरोध तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। आप लोकसभा में, सदन में देख सकते हैं, पीछे उनको बैठाते हैं। जो राम का पाठ अदा करते थे, क्या नाम है सांसद जी का, अरुण गोविल का, पीछे बैठाते हैं। उनको तो आगे बैठाना चाहिए। तो ये उस नाम को लेकर भी है कि उसे किस तरह से उस वहाँ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाया गया और उसमें राम का नाम देने के लिए उसका कैसे तोड़ मरोड़ किया गया, उसको, उस नए विधेयक के नाम को। बहरहाल ये चीज़ें दिख रही हैं और भी कई विवादास्पद बयान बीजेपी के नेताओं की ओर से आए हैं, लेकिन जिस तरह से अजय भट्ट सदन के भीतर ये बात बोल रहे हैं, सीधे सीधे मजाक उड़ा रहे हैं और लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। अमलेंदु जी, बड़े बड़े नेता, उसमें संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, वो बहुत हैरान करने वाला है। और वही बात अवधेश प्रसाद कर रहे हैं कि भगवान राम का अपमान तो ये करते हैं, और वही किया, दावा कर रहे थे कि वो उनको लेकर आए हैं, लेकिन भगवान राम अवधेश प्रसाद को लेते आए, यानी जिता दिया, और अरुण गोविल को पीछे बैठा रहे हैं। खैर, उस पर भी बात करेंगे। इस समय चलते हैं लोकसभा, वहां क्या कुछ हो रहा है और इस विधेयक पर चर्चा हो रही है, लेकिन वहां काफी गर्मा गर्मी है। देखते हैं, सीधे चलते हैं लोकसभा। माननीय सदस्य प्लीज, ठीक बस ठीक है, नो प्लीज, माननीय से प्लीज, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। आइटम नंबर 23, एक श्रीमती निर्मला सीतारमण। Sir, I rise to move for leave to introduce a bill to consolidate and amend the laws relating to the securities market and for matters connected therewith or incidental thereto. इटी मोहम्मद बशीर जी कुछ बोलना चाहते हैं? आपने 72 में दिया। नो। अरुण नेहरू जी। Thank you, Speaker sir. I rise to oppose the introduction of the Securities Market Code 2025 under Rule 72, sir. While the consolidation of the laws may be desirable, the bill is not a mere consolidation, sir. तो ये वहाँ लोकसभा में इस समय नारेबाजी हो रही है कि विधेयक वापस करने का, और लग रहा है कि विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट भी किया है वहाँ से और नारे लगा रहे हैं कि इस विधेयक को वापस लिया जाए। तो यहाँ इस विधेयक पर चर्चा हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, ले उस पर संसद में ज़बरदस्त गर्मागर्मी दिखाई पड़ रही है। संसद भवन के बाहर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। एक बार देखेंगे उस प्रदर्शन को, किस तरीके से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने और जो गरीबों को रोजगार की गारंटी दी गई है, रोजगार का अधिकार दिया गया है, उसको भी छीनने का आरोप लगा रहा है विपक्ष। सांसद बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, देखते हैं। पीछे का भी ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा है और ये लगातार प्रदर्शन हो रहा है। कल देर रात तक इस पर चर्चा भी हुई और चर्चा में विपक्षी सदस्यों ने अपनी बातें रखी, लेकिन जिन वजहों से विरोध हो रहा है, महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना तो है ही, इसके अलावा किस तरह से केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी राज्यों पर थोप रही है, यानी वो इस योजना को सीधे सीधे बताना चाहती है कि वो इसको चलाने में नाकाम है। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, ये जो असल में समीर जी कहा तो था मोदी जी ने
कि ये मोन्यूमेंटल है, यूपीए सरकार की अक्षमताओं का प्रतीक है, मैं इसको बना के रखूंगा। लेकिन ये जी राम जी ला करके बता दिया मोदी जी ने कि सबसे नाकारा सरकार मोदी जी की है, जो 20 साल से चली आ रही है योजना उसको आगे चला नहीं सकती, चला नहीं पा रही है अपना जिम्मा जो सारा राज्यों पर डाल रही है। तो ये बता दिया इस बिल के जरिए, इस नए कानून के जरिए मोदी जी ने कि वो नाकारा प्रधानमंत्री है, यही कहा जा सकता है फिर। वरना इस योजना को चलाते और अपना सदन में जो तंज था बहुत ऐसे ऐसे, मैं तो इसको रखूंगा, तो रखो, अब क्यों हटा रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये समझिए, तो ये अपनी अक्षमता जो है वो साबित की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि वो एक अक्षम प्रधानमंत्री और अक्षम सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देश असुरक्षित हाथों में है, ये भी इसके जरिए मालूम पड़ रहा है। बिल्कुल, इसीलिए विपक्ष इसका विरोध कर रहा है कि आखिर क्यों उस योजना को हटाया जा रहा है। उससे गरीबों की को जो रोजगार का अधिकार मिला हुआ है उसको छीना जा रहा है, और सरकार अपनी जिम्मेदारी कम कर रही है, वो राज्यों पर एक तरीके से डालने का काम कर रही है। सुनते हैं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं इस पर। And quasi-judicial powers in a single authority, namely the board. The same body frames regulations, conducts inspections and investigations, passes interim coercive orders, adjudicates violations, imposes penalties, orders disgorgement, and even reviews and enhances orders of its own adjudicating officer. This fusion of powers violates the principle or violates the doctrine of separation of powers and creates a real apprehension of institutional bias, offending, as my colleague Mr. Arun Nehru was pointing out, entails excessive delegation of essential legislative functions, leaving core policy matters such as regulatory scope, registration of standards, penalties, exemptions, market conduct norms, and even expansion of securities to executive-made rules and regulations. Parliament is reduced to a mere enabling authority contrary to settled constitutional principles and doctrines. Third, several provisions permitting to search, seizure, attachment of property, freezing of bank accounts. तो ये यहां पर मनीष तिवारी ये संसद में लोकसभा में बोल रहे हैं, लेकिन मनीष तिवारी ने क्या कुछ कहा है इस नए विधेयक को लेकर जो मनरेगा को रिप्लेस कर रहा है, वो सुनते हैं। दिक्कत ये है कि आप महात्मा गांधी जी की तौहीन कर रहे हैं। महात्मा गांधी और भगवान राम में एक बिना वजह का फर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी को जब नथुराम गोडसे ने गोली मारी थी, और आपको मालूम है कि नथुराम गोडसे किस संगठन से संबंधित थे, तो महात्मा गांधी जी के आखिरी शब्द हे राम थे। तो महात्मा गांधी के नाम पे चल रही इतनी बढ़िया स्कीम, जो करोड़ों बिल्कुल दबे कुचले पिछले शोषित लोगों को एक सोशल सेफ्टी सिक्योरिटी नेट का काम करती है, आप उसको खत्म करने पे क्यों तुले हुए हो? ये अगर आप विधेयक को पढ़ो जो 120 दिन की 25 दिन की गारंटी कह रहे हैं, कोई गारंटी बची ही नहीं है। They have completely removed the employment guarantee which was in the Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme. तो ये कि उसमें कोई गारंटी नहीं बची है, यानी विधेयक के जो प्रावधान है वो पूरी तरह से जो मनरेगा के जरिए लोगों को ग्रामीण इलाकों में रोजगार की गारंटी दी गई थी उसको पूरी तरह से खत्म कर रहा है। सीधे सीधे कह रहे हैं मनीष तिवारी। हाँ बिल्कुल समीर जी, मनीष तिवारी सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से गारंटी जो थी अभी तक सरकार की गारंटी थी, उससे सरकार जो है वो पल्ला झाड़ रही है समीर जी, और अपनी जिम्मेदारियां जो राज्यों पर डाल रही है। और एक बात और है समीर जी, इसमें जो नया विधेयक आया है कि 2 महीने जो है वो काम को स्थगित किया जा सकता है। पहले तो ये था कि आपको 100 दिन काम देना जरूरी, मतलब आपकी जिम्मेदारी है, आप उसका अधिकार है, वो आपसे मांग सकता है। और आपने अब ये अधिकार ही खत्म कर दिया, तो अधिकार भी खत्म कर दिया और गारंटी भी खत्म कर दी, दोनों चीजें आपने खत्म कर दी। तो यही मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा, जब उसको कहा गया कि महात्मा गांधी, उनका महात्मा गांधी का नाम तो बाद में जोड़ा गया। सवाल यह कि राइट्स की बात है, अधिकारों पे हमला किया जा रहा है।
राज्यों के अधिकारों पर भी हमला किया जा रहा है और गरीबों के अधिकारों पर भी हमला किया जा रहा है। तो ये सरकार जो है वो पूंजीपतियों के हित में काम करती है और पूंजीपतियों के हित में ही ये जो है और अपनी जिम्मेदारी झाड़ने के लिए ये जी राम जी बिल लेकर आया गया है। जी बिल्कुल, उसमें चूंकि नरेगा का नाम जो ये एक योजना है, इसका पहले नाम नरेगा ही था, ये महात्मा गांधी का नाम उसमें बाद में जोड़ा गया है। लेकिन सवाल ये है कि किस तरीके से जो रोजगार की गारंटी दी गई थी, और भारत दुनिया का पहला देश था जिसने इस तरह का कानून पास किया था, अब वो गारंटी खत्म की जा रही है। यही आरोप लगा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे भी और वही बात कह रहे हैं मनीष तिवारी भी। सुनते हैं कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत क्या कह रहे हैं। समझता हूं कि जब से मोदी जी आए हैं 2014 से लेकर अभी तक 25 तक में, इनकी पूरी प्रक्रियाएं, उनकी सारी चीजें नेहरू जी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। और आपने देखा होगा जिस प्रकार नेशनल हेराल्ड केस में जो चीजें आई हैं, ये कहीं न कहीं मैं समझता हूं कि इसकी कभी बोलते हैं मिसिंग है, कभी बोलते हैं इनके पास पत्र है। तो पहले इसलिए मैंने कहा कि डिसाइड कर ले, और क्योंकि स्थिति ये है कि सत्य के साथ ये तो चलते नहीं है, तो हमेशा इस प्रकार की चीजें बोलते हैं। आज भी ये जरूर कहना चाहिए, हमारे जो धरोहर है वो हमारे राष्ट्र के जो धरोहर है वो राष्ट्र के पास है। तो ये वहां पर इस समय आप देख सकते हैं कि कैसे संसद परिसर में मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने और जो रोजगार की गारंटी इसके जरिए दी गई है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये इसको लेकर अब क्या सरकार जवाब देती है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन कैसे वो इसको डिफेंड करेगी कि कैसे 120 दिन का रोजगार वो दे रही है लेकिन गारंटी उसकी कोई नहीं है और ना ही ये अधिकार होगा। बहुत सारे जो मनीष तिवारी कह रहे हैं कि उस विधेयक के जो प्रावधान है वो सीधे सीधे ये गारंटी यानी उसका जो मूल मकसद है वही खत्म कर दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, मूल मकसद जो है इसका वो खत्म किया जा रहा है। मनीष तिवारी ने भी यही कहा और यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कही कि जो उसका मूल मकसद है, एक तो राज्य की जिम्मेदारी यानी सरकार की जिम्मेदारी कि वो उसको देगा, और दूसरा अधिकार आदमी का रोजगार मांगने का। समीर जी, जैसे आपने बताया कि दुनिया का पहला देश भारत बना जिसने रोजगार का अधिकार दिया, और समीर जी यहाँ लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा कि रोजगार को काम को जो है वो मौलिक अधिकार घोषित करो। इसके लिए लगातार संघर्ष हुए, यहाँ तमाम आंदोलन हुए आजादी के बाद से ही, और लंबे समय के बाद संघर्षों के बाद और काफी सोच विचार कर ये कानून जो था वो मनरेगा लाया गया था। और इसमें 100 दिन की गारंटी जो थी वो दी गई थी और ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया गया था कि वो अपने हिसाब से काम भी करा सकते हैं। अब ये ग्राम पंचायतों की ये अधिकार भी छीन लिया गया कि वो अपने हिसाब से काम करा सकते हैं। कहाँ तो बात ये हो रही थी कि जो रूरल रोजगार योजना, मतलब जो ये ग्रामीण रोजगार योजना है, इसको शहरों तक इसका विकास, इसको आगे बढ़ाया जाए, शहरों में भी ये किया जाए। लेकिन अब तो आप शहरों को तो आप छोड़िए, शहरों की तो कोई बात ही नहीं है। वहां तो मोदी ने सबको लगा दिया है काम पे कि रील बनाओ जी। लेकिन यहाँ जो गांव के लिए था, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था, वो भी आपने अधिकार छीन लिया और अपनी जिम्मेदारी झाड़ ली। तो ये डाटा लेस सरकार जो है समीर जी, ये जवाबदेही विहीन सरकार भी है। कोई जवाबदेही नहीं है, सिर्फ मोदी जी को जो है वो जाके मौज करनी है, विदेशों में घूमना है, इसी के लिए लगता है ये सरकार बनी है। और या फिर राष्ट्र मित्र जो हैं, राष्ट्रीय सेठ, उनको व्यापार दिलाने हैं, उसके लिए ये सरकार बनी है। बाकी गरीबों को किस तरीके से उनकी गर्दन पर छुरी चलाई जानी है, सारे कानून जिस तरीके से बनाए जा रहे हैं वो इसी तरीके से हैं कि गरीबों की गर्दन पर कैसे छुरी चलाई जाए और राष्ट्रीय सेठ जो है उनका फायदा हो। जी बिल्कुल। अब न्यूक्लियर एनर्जी पर जो बिल आया है शांति नाम से, उसको लेकर भी सवाल यही उठ रहे हैं कि सरकार प्राइवेट सेक्टर के लिए तो खोल रही है, लेकिन उसके पीछे उसका मकसद क्या है। पर मकसद उसका क्या है और वो आगे क्या कुछ होगा, मकसद साफ दिखाई भी पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। निजी क्षेत्र के लिए जिन सेक्टर्स को खोला गया उसमें कहां पर कितनी प्रतिद्वंदिता है वो साफ दिखाई पड़ती है कि केवल 2-3 लोग, और उसमें भी खासकर 2 जो बड़े उद्योगपति हैं, घराने हैं, उनको वो चीजें दी जाती हैं। बहुत सारे नियम बदल दिए जाते हैं, जंगल काट दिए जा रहे हैं केवल कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, चाहे जितना भी विरोध हो रहा हो। यहां संसद में सैकड़ों की संख्या में सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद के भीतर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, वॉकआउट कर रहे हैं, लेकिन सरकार उस बिल को लाने के लिए बिल्कुल उतावली है कि कैसे लाया जाए। अब मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम बदल दिया गया है, नाम तो बदल दिया गया, लेकिन बिल्कुल सही कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि वो तो बहुत सेकेंडरी चीज है। इसके जरिए जो लोगों का काम पाने का अधिकार है, रोजगार पाने का अधिकार है, उसको खत्म कर दिया जा रहा है। यह सबसे गंभीर बात है। हाँ बिल्कुल, जो काम का अधिकार है वही समाप्त किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि काम का अधिकार जो वो छीन लिया जा रहा है। और ये
मतलब सरकार ने दी थी, गारंटी दी थी, वो गारंटी अब सरकार जो वो छीन रही है, वो गारंटी अब सरकार नहीं देगी। हालांकि शिवराज सिंह चौहान का दावा था कि सरकार गारंटी दे रही है, लेकिन गारंटी कैसे देगी। और कल भी हम लोगों ने समीर जी इस बात पे चर्चा की थी कि भाई आप जो ये इसमें आपने राज्यों के ऊपर जो डाल दिया गया है कि राज्यों में किस तरीके से किया जा सकता है, मतलब उनको 40% हिस्सा अपना देना होगा। भाई आप उनका जीएसटी का पैसा नहीं दे रहे, कल भी हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी कि आप जीएसटी का उनका पैसा नहीं दे रहे राज्यों का। ममता बनर्जी को आकर प्रधानमंत्री से मिलना पड़ता है, कर्नाटक के और केरल के विधायकों को आकर दिल्ली में धरना देना पड़ता है कि वे राज्य का पैसा दीजिए, वो आप पैसा नहीं देते हैं और उसके बाद फिर आप राज्यों के ऊपर 40% डाल देते हैं जिम्मेदारी की ये आपको करना है। तो वह राज्य कहां से करेगा। तो राज्य के संसाधन जो आपने, एक तो पहले जीएसटी जिस तरीके से आप लेके आए, आपने राज्य के सारे संसाधन तो खुद ही छीन लिए और आपने अब उनका जो है वो राज्यों का आप हिस्सा भी नहीं देते, तो राज्य आखिर चलेंगे कैसे। तो ये समझिए, ये जिस तरीके से लेकर आए तो कहा यह जा रहा है कि इसी से नीतीश कुमार भी काफी ज्यादा बिदक गए हैं, क्योंकि उनके यहाँ वो जीविका दीदी है, उनको वो पैसा आप कहां से देंगे। अगर मनरेगा में पैसा इसमें दे देंगे, जी राम जी में, तो इसको लेकर वो बिदके हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो अकेली सरकार बनाएंगे अपनी, तो वो भी वहां जुट गए इस काम को लेकर। बहरहाल वो एक अलग का मसला है, लेकिन ये जिस तरीके से सरकार पल्ला झाड़ रही है, ये अलग मसला है। लेकिन जहां राज्यों में जिनकी सरकारें भी हैं वो सब इससे चिंतित हैं। कल मनोज झा सीधे सीधे कह रहे थे, जो आरजेडी के सांसद हैं, कि यहां पर बीजेपी के भी बहुत सारे जो नेता हैं वो इससे परेशान हैं कि 40% का बोझ, राज्यों के पास अपनी कल्याणकारी योजनाएं लागू करने के पैसे नहीं है, बहुत सारा केंद्र के साथ उनका जो रॉयल्टी का है और बकाया है वो बचा हुआ है। ऐसे में ये एक अतिरिक्त बोझ उनके ऊपर पड़ेगा, तो कैसे उसको करेंगे। बिल्कुल समीर जी, आपको याद होगा कि जब झारखंड का चुनाव हो रहा था तो हेमंत सोरेन ने पूरा चुनाव इस पर लगा कि केंद्र सरकार के पास हमारा 1,76,000 करोड़ रुपया वो नहीं दे रही है और आज तक नहीं दिया है। तो आप राज्यों का ये पैसा नहीं देना, ऊपर से ये जिम्मेदारी भी जो आपके ऊपर थी वो आपने राज्यों के ऊपर डाली। कल को आप कहेंगे 5 किलो अनाज जो हम बांट रहे हैं वो भी राज्य बांटे, है ना। कल को फिर आप ये भी कहेंगे इसके बाद, क्योंकि आपको 40% वो वहन करें, तो भाई फोटो लगेगा मोदी जी का और 40% राज्य देगा, क्यों देगा। तो देखते हैं एक बार क्या चल रहा है इस समय लोकसभा में। लोकसभा का रुख करते हैं, वहां जबरदस्त इस पर गर्मा गर्मी है और विपक्ष इस विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहा है। तो 1:30 बजे तक यहाँ पर था और मैंने जो भी मान्य सदस्य इस पर विचार व्यक्त करना चाहते थे, अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना चाहते, मैंने सबको मौका दिया, चाहे एक दल का व्यक्ति हो चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो। और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि हर विधेयक पर सदन पर व्यापक चर्चा हो। माननीय सदस्य ने कल उठाया था कितना समय होगा, मैंने उस समय भी कहा था समय की कोई कमी नहीं रहेगी। विधेयक पर सबके विचार, दृष्टिकोण, मत आना चाहिए। आपने समय बताया, मैंने समय बढ़ा दिया आपके कहने से। नहीं, ये संसदीय परंपराओं के लिए उचित नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने खुद लगातार 1:30 बजे तक खुद बैठकर सबके विचार सुने, आप भी माननीय मंत्री महोदय के विचार सुनो। और इस पर 8 घंटे चर्चा हो चुकी है, जो 4 घंटे आवंटन उसकी डबल चर्चा हो सकी, इससे ज्यादा चर्चा करनी उसकी। माननीय शिवराज सिंह जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले इस पवित्र सदन में मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, सभापति महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। लगातार रात के 1:30 बजे तक इस विषय पर हमने माननीय सदस्यों के विचार सुने। अब जवाब देना मेरा अधिकार है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। मैंने रात के 1:30 बजे तक माननीय सदस्यों की बात सुनी है और माननीय अध्यक्ष महोदय अपनी बात सुना देना
और फिर जवाब ना सुनना, ये लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार करना है, संविधान की धज्जियां उड़ाना है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बापू के आदर्शों की हत्या भी कर रहे हैं। अपनी बात सुना दो और हमारी ना सुनो, ये भी तो हिंसा है माननीय अध्यक्ष महोदय। ये बापू के आदर्शों की हिंसा करने का पाप कांग्रेस और बाकी विपक्ष कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं पूज्य बापू के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। बापू हमारी श्रद्धा है, बापू जी हमारे आदर्श हैं, बापू हमारी प्रेरणा है, बापू हमारा विश्वास है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पंच निष्ठाओं में गांधी जी के सामाजिक आर्थिक दर्शन को स्थान दिया है। हम गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले हैं। और गांधी जी ने ही कहा था, गांधी जी ने कहा था, गांव भारत की आत्मा है, अगर गांव मर जाएंगे तो भारत मर जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वो बसा हमारे गांव में। ये बिल गांव के विकास का बिल। माननीय सदस्यों ने, प्रतिपक्षी मित्रों ने कई तरह के आरोप लगाए। एक बात ये कही कि हम भेदभाव करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा देश हमारे लिए एक है। चेन्नई हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। अलग भाषा अलग वेश, फिर सरकार का कर्तव्य है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक पर चर्चा करते हुए कई तरह की चर्चा की गई, संघ को भी व्यर्थ में घसीटा गया। आज मैं कहना चाहता हूं, इस महान सदन में संघ व्यक्ति निर्माण में विश्वास करता है। देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, परिश्रमी, अपने लिए नहीं समाज के लिए जीने वाले कार्यकर्ताओं की मालिका खड़ी की है हिंदुस्तान में, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की है। हमारे संघ के विचार कभी भी सीमित और संकीर्ण नहीं रहे। व्यक्तिगत हितों से ऊपर उसके हजारों लाखों कार्यकर्ता राष्ट्र के निर्माण के पवित्र काम में लगे हैं। परम पूज्य सरसंघ चालक श्रीमान मोहन भागवत जी के विचार पढ़ लीजिए। हिंदुत्व संकीर्ण नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको निवेदन करना चाहता हूं, प्रतिपक्षी मित्रों को, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिया राम में सब जग जानी हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वे भवन्तु सुखिना हिंदुत्व है, सर्वे सन्तु निरामया हिंदुत्व है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु हिंदुत्व है, माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत हिंदुत्व है। ये विशाल हिंदुत्व अपने आप में सबको स्नेह, प्रेम और आत्मीयता के भाव को समेटे रहता है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, गांव का विकास हमारे विचार के केंद्र में, हमारे सोच के केंद्र में। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए गांव के विकास के लिए आज नहीं, कई वर्षों पहले से अनेकों योजनाएं बनी। पहली योजना बनी ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम, ये 60-61 में बनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उससे उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, सीमित कवरेज, अपर्याप्त वित्तीय संसाधन के कारण। तो फिर बनी ग्रामीण रोजगार के लिए क्रैश योजना। उसके बाद काम के बदले अनाज योजना आई, फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आया, फिर जवाहर रोजगार योजना आई, फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आई, फिर राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम आया।
एक के बाद एक योजनाएं आती है, थोड़ा उद्देश्य पूरा किया और फिर पूरा नहीं हुआ तो उसके जगह नई योजना बना दी गई और उसके बाद आई नरेगा योजना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, नरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण बापू याद आए, महात्मा गांधी याद आए और तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी जी का नाम। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस मनरेगा को भी अगर ताकत के साथ किसी ने ठीक ढंग से लागू किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं, 2006 से लेके ये ढोंग करते हैं, ये कांग्रेस के लोग ढोंग करते हैं। जब यूपीए की सरकार थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, 6, 7 से 13, 14 तक केवल 1660 करोड़ मानव दिवस, श्रम दिवस सृजित हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3210 करोड़ श्रम दिवस सृजित करने का काम किया। अरे तुमने मनरेगा लागू की, तुम ढोंग करते हो, ढोंग। नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम करती है। रिलीज की गई केंद्रीय निधि, माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा देश जान ले, ये यूपीए वाले कहते हैं मनरेगा, इन्हें खर्च किया 2,13,220 करोड़ 39 लाख रुपए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खर्च किया 8,53,810 करोड़ 91 लाख रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ढोंग करते हैं, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, की संख्या भी देख लीजिए। आज मैं बोलूंगा, मुझे देश को बताना है, ये मुझे चुप नहीं करा सकते। मेरा नाम भी शिवराज सिंह चौहान है, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। पूर्ण किए गए काम आपने किए 153 लाख, हमने किए 862 लाख, ये मोदी की गारंटी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बहनें यहाँ बैठी है, महिलाओं की भागीदारी इनके समय थी 48%, हमारे समय हो गई 56.73%। माननीय अध्यक्ष महोदय, नरेगा 60 में आधार सीडिंग इनके समय 76 लाख थी, हमने की 12 करोड़ 12 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, आधार भुगतान हेतु प्रणाली इनने कोई प्रावधान ही नहीं किया, अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, पैसा खा गए, बर्बाद कर दिया, लेकिन हमने 11.93 करोड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत में इनके समय रजिस्टर रखे जाते थे 22, लिस्ट बना दिया था, हमने घटा के कर दिए 7। और व्यक्तिगत परिसंपत्तियां, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके समय बनी 29,45,136 करोड़, हमने बनाई 5 करोड़ 62,67,077। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये देश को कितना गुमनाम करेंगे, हम कितना गुमराह करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक तथ्य उजागर करना चाहता हूँ। उस दिन हमारी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी का गांधी लगा लिया है, गांधी को भी गांधी से चुराने का पाप कांग्रेस ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे थे कि किस सनक में ये नाम बदल रहे हैं, सनक की बात की थी, सनक में हम नहीं है, सनक में मोदी सरकार नहीं है, नाम रखने की सनक तो कांग्रेस की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी योजनाओं के नाम महात्मा गांधी के नाम पे आपने रखे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनने नाम महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखे, इनने नाम केवल नेहरू परिवार के नाम पर रखने का पाप किया।
आज पूरा देश ये जान ले कितनी योजनाओं का नाम इनने अपने खानदान को महिमा मंडित करने के लिए रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की योजनाओं के नाम 25 नाम स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर, 27 योजना के नाम इंदिरा जी के नाम पर, कुल 52 ये नाम की बात करते हैं। नाम रखने की सनक अगर है तो कांग्रेस की है। शैक्षणिक संस्था या यूनिवर्सिटी के नाम राजीव जी पर 55, इंदिरा जी पर 21, नेहरू जी पर 22, खेल और टूर्नामेंट ट्रॉफी के नाम राजीव गांधी जी पर 23, इंदिरा जी पर 4, नेहरू जी पर 2 और माननीय अध्यक्ष महोदय सड़क, जगह, इमारत के नाम 74 ने अपने नामों पर रखे। 51 अवार्ड के नाम नेहरू परिवार के नाम पर रखे गए। 37 संस्थान, चेयर और फेस्टिवल नेहरू जी के नाम पर और इंदिरा जी के नाम पर रखी गई। 39 चिकित्सा संस्थान और अस्पताल इनने अपने नाम पर कर लिए। 15 स्कॉलरशिप इनके नेताओं के नाम पर। 15 नेशनल पार्क जहाँ जानवर रहते हैं वो भी नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी के नाम पर कर दिए गए। 5 एयरपोर्ट और बंदरगाहों के नाम और उनके नाम से माननीय अध्यक्ष महोदय कितनी योजना चलाई। तो नाम रखने की सनक इनकी है माननीय अध्यक्ष महोदय। मोदी सरकार तो केवल काम करना चाहती है, केवल काम में हमारा विश्वास है और इसलिए चाहे नरेगा का बेहतर क्रियान्वयन का सवाल हो माननीय अध्यक्ष महोदय, वो हमने करने का संकल्प लिया माननीय अध्यक्ष महोदय। अरे इनने तो गांधी जी की कभी नहीं मानी, हम गांधी को भी मानते हैं, गांधी जी की भी मानते हैं। गांधी जी ने कहा था माननीय अध्यक्ष महोदय 1948 में कि आजादी प्राप्त हो गई, कांग्रेस का काम पूरा हो गया, अब कांग्रेस भंग कर देनी चाहिए, कांग्रेस की जगह लोक सेवक संघ बनाना चाहिए। लेकिन नेहरू जी ने सत्ता से चिपका रहने के लिए, आजादी के आंदोलन का लाभ उठाने के लिए कांग्रेस भंग नहीं की। बापूजी की आदर्शों की हत्या कांग्रेस ने उसी दिन कर दी जिस दिन कांग्रेस भंग नहीं की। बापू के आदर्शों की हत्या कांग्रेस ने की है माननीय अध्यक्ष महोदय। जिस दिन देश का बंटवारा स्वीकार किया उस दिन बापू के आदर्शों की हत्या हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन इनने कश्मीर को विशेष दर्जा दिया उस दिन बापू के आदर्शों की हत्या हो गई। जिस दिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा के संविधान की धज्जियां उड़ाई उस दिन गांधी जी की हत्या इनने कर दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन संतों पर गोलियां चलाई दिल्ली में उस दिन तुमने गांधी जी की हत्या करने का पाप किया। पूरे देश को भ्रष्टाचार और घोटाले में डुबा के तुमने गांधी जी की हत्या की। कितनी गांधी जी के आदर्शों की हत्या करोगे माननीय अध्यक्ष महोदय? ये हमसे बात करते हैं। माननीय मोदी जी की सरकार ने नरेगा को ढंग से लागू करने का भी काम किया, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय नरेगा में कई तरह की मनरेगा में कई तरह की कमियां थी और माननीय अध्यक्ष महोदय आज मैं बताना चाहता हूं कि उसके स्थान पर ये नया विधेयक क्यों हम लेके आए, ये नया कानून हम क्यों बनाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपेक्षाकृत राज्यों के बीच फंड्स का बंटवारा असामान्य था, सबको न्याय देना जरूरी था। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नहीं कई तरह की समस्याएं मनरेगा में पैदा हो रही थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना में 60% पैसा मजदूरी के लिए था, 40% पैसा इसमें मटेरियल के लिए था, लेकिन केंद्र से मजदूरी का पैसा पूरा का पूरा आता है, इसलिए मजदूरी ज्यादा खींच लो और मटेरियल में खर्च ही मत करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मटेरियल पर केवल 26% खर्च हुए, कई राज्यों ने तो केवल 19-20% खर्च करने का काम किया और इसलिए जरूरी हो गया था कि एक बार मनरेगा को पूरी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय भ्रष्टाचार के हवाले कर दिया गया था। दिल पे हाथ रख के ये यूपीए वाले भी, ये इंडिया ब्लॉक वाले भी बताएं, कांग्रेस वाले भी बताएं, क्या मनरेगा में भ्रष्टाचार नहीं हुआ?
क्या मनरेगा का पैसा लुटा नहीं दिया गया? क्या मनरेगा का पैसा इनकी जेबों में नहीं चला गया? क्या मनरेगा का पैसा इनके नेताओं ने नहीं लूटा? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आवश्यक हो गया था कि मनरेगा का सही उपयोग हो, पैसे की लूट समाप्त हो, उसको केवल जनता को, गरीबों को काम देने में उस राशि का उपयोग हो। और इसलिए पारदर्शिता जरूरी थी, कमियां दूर करनी जरूरी थी माननीय अध्यक्ष महोदय। और इसलिए मोदी सरकार ने, और ये अचानक नहीं किया, स्टेक होल्डर से हमने चर्चा की, कई राज्यों ने से हमने चर्चा की, व्यापक विचार विमर्श के बाद ये विचार बना कि इतनी विशाल धनराशि माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी विशाल धनराशि 8-10 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा क्या केवल मजदूरी देने के काम में नहीं, ये स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में भी लगना चाहिए। और इसलिए जरूरी हो गया था कि मनरेगा के बारे में खुले मन से, खुले दिमाग से एक बार फिर से विचार किया जाए। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ये तय किया कि मनरेगा के स्थान पर एक नई योजना लेके आए। हमने बापू का नाम नहीं बदला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने इतनी विशाल धनराशि से एक तरफ रोजगार के काम बेहतर हो और रोजगार मिले, ज्यादा रोजगार मिले, इसका प्रावधान करने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ इस विशाल धनराशि का उपयोग संपूर्ण विकसित गांव बनाने में किया जाए। संपूर्ण विकसित गांव, ये मोदी सरकार का लक्ष्य रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित मनरेगा की योजना में ये नाम की बात है, मैं कहना चाहता हूं, इस बिल के नाम में ही इस योजना का काम लिखा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इस योजना में रोजगार की हम गारंटी दे रहे हैं, आजीविका को समृद्ध करने का काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य विकसित भारत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और विकसित भारत के लिए विकसित गांव, ये हमारी इस योजना का उद्देश्य है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक आदर्श गांव की कल्पना की, आदर्श गांव की। आज मैं सदन के सामने केवल योजना नहीं रख रहा हूं, एक सपना, एक संकल्प जो इस योजना के माध्यम से हम पूरा करना चाहते हैं, वो संकल्प, सपना और संकल्प है। सदस्य, आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है, आपको चर्चा करने के लिए भेजा है। और मैंने कल सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय चर्चा के लिए दिया है। ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है और भारत के लोकतंत्र के अनुरूप भी नहीं है। माननीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सपनों का गांव, आदर्श गांव जो नरेंद्र मोदी बनाना चाहते हैं, एक विकसित गांव, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्वावलंबी हो, जो रोजगार से युक्त हो, जो गरीबी से मुक्त हो, जो सुविधाओं से संपन्न हो, जहाँ शिक्षा हो, जहाँ रोजगार हो, जहाँ समानता हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ गलियाँ पक्की हो, जहाँ साफ नालियाँ हो, जहाँ जल निकासी की व्यवस्था हो, हर मोड़ पर LED या सोलर की रोशनी हो, गांव में सामुदायिक भवन हो, बहुउद्देशीय भवन हो, सार्वजनिक शौचालय हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदर्श गांव ऐसा जहाँ पीने का पर्याप्त पानी हो, हर घर नल से जल पहुंचे, हर शुद्धिकरण की जल की इकाई हो, सबके पास रहने का घर हो, चूल्हे के धुएं से मुक्ति हो, हर घर शौचालय हो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेट हो, कचरा संग्रहण वाहन हो, डस्टबिन हो, सोखता गड्ढे हो, ग्रे वाटर प्रबंधन हो, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट हो, स्वच्छता हो, सुशासन हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदर्श गांव ऐसा चाहिए
जहाँ बीमार होने पर शहर न भागना पड़े, आंगनबाड़ी का भवन हो, पोषण वाटिका हो, बच्चों का पोषण सुरक्षित हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ हर बच्चे को पढ़ने शहर न भागना पड़े, जहाँ डिजिटल क्लासरूम हो, जहाँ पुस्तकालय की व्यवस्था हो, जहाँ कौशल विकास केंद्र हो, जहाँ प्रशिक्षण केंद्र हो, जहाँ कंप्यूटर हो, जहाँ लैब हो, आधुनिक पढ़ाई हो, ताकि कोई गांव का बच्चा प्रतियोगिता में पीछे ना छूटे, जहाँ काम मिले हाथों को, जहाँ मेहनत की कीमत मिले, स्वयं सहायता समूह के लिए शेड हो, ग्रामीण हाट हो, बाजार शेड हो, ताकि किसान अपनी उपज बेच सके, गोदाम हो, भंडारण शेड हो, फसलें सुरक्षित रहे, डेयरी और दुग्ध संग्रह केंद्र हो, कस्टम हायरिंग सेंटर हो, मत्स्य पोल्ट्री शेड हो, कुटीर उद्योग हो, आदर्श गांव ऐसा जहाँ खेती सुरक्षित, पानी संरक्षित, तालाब भरे हो, वाटर शेड विकास के कार्य हो, चेक डैम हो, हर बूंद का सही उपयोग हो, एक ऐसा गांव जहाँ पेड़ हो, हरियाली हो और आने वाली पीढ़ी का भविष्य माननीय अध्यक्ष महोदय सुरक्षित रहे। हम ऐसा गांव बनाना चाहते हैं जहाँ ऊर्जा स्वच्छ हो, तकनीकी सबके काम आए, सोलर लाइट हो, सरकारी भवनों पर रूफटॉप हो, पंचायत भवन में इंटरनेट हो, ब्रॉडबैंड हो, सार्वजनिक वाईफाई पॉइंट हो, सीएससी भवन का उन्नयन हो, महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर हो। और माननीय अध्यक्ष महोदय, यही आदर्श गांव विकसित भारत की नींव होगा, विकसित भारत की नींव, जहाँ सुशासन हो, जहाँ सबका विकास हो, जहाँ संपन्नता हो, जहाँ अंत्योदय का प्रकाश हो, जहाँ हर हाथ को काम मिले, जहाँ मेहनत का मान सुनिश्चित हो, जहाँ हर खेत हरा भरा हो, जहाँ ग्राम स्वराज का मंत्र हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे आदर्श गांव का सपना नरेंद्र मोदी जी का है और इस विधेयक में हम उसी सपने को पूरा करने का काम करना चाहते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देश को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अब इस योजना में हमने जो प्रावधान किया है, कांग्रेस ने तो इस योजना में जो धन की राशि थी वो भी घटाने का पाप किया। ये माननीय अध्यक्ष महोदय कहते रहे मनरेगा मनरेगा मनरेगा, लेकिन 40,000 करोड़ से घटा के इन्हें बजट का आवंटन कर दिया 33,000 करोड़। ये हाथी के दांत, ये हाथी के दांत खाने के और दुखाने के और, मुंह में राम बगल में छुरी लेके घूमते हैं। इन्हें मजदूरों को पर्याप्त रोजगार नहीं दिया, पर्याप्त रोजगार नहीं दिया। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, 1,11,000 करोड़ रुपया तक हमने मनरेगा पर खत्म किए हैं, खर्च किए हैं। 86,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान इस साल है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हम जो प्रावधान कर रहे हैं उस प्रावधान को भी जान लीजिए। लेकर हम पैसा बचाना चाहते हैं, हम पैसा बचाना नहीं चाहते, हम रोजगार देना चाहते हैं, गांव को विकसित बनाना चाहते हैं। इसलिए इसी साल बजट में प्रस्तावित है 1,51,282 करोड़ रुपया। और ये रुपया कहाँ जाएगा? ये मजदूरों को मजदूरी के लिए भी जाएगा, ये गांव के विकास के लिए भी जाएगा। अकेले भारत सरकार 95,600 करोड़ रुपया खर्चा करेगी और ये भी अंतिम सीमा नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो और पैसा आएगा। मोदी जी है, मोदी है तो मुमकिन है। ये तो एक एक पैसे के लिए रोते थे, इनके पास कुछ था नहीं, लेकिन मोदी सरकार के पास, नरेंद्र मोदी जी के पास गांव के विकास और रोजगार के लिए धन की कमी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत मैं देश को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जल संरक्षण के काम लिए जाएंगे। जल शक्ति मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, कई जगह वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसलिए जो क्रिटिकल ब्लॉक्स हैं, जो सेमी क्रिटिकल ब्लॉक्स हैं, उन सब में पानी की बेहतर व्यवस्था के लिए 65% राशि तक खर्च की जाएगी। पानी की एक एक बूंद को बचाने का काम होगा। हम तालाब बनाएंगे, सिंचाई के कुएं बनाएंगे, माइक्रो इरिगेशन चैनल बनाएंगे, सामुदायिक